Hello everyone. In this video we are going to discuss IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जब हम इस IAS का नाम सुनते हैं तो हमें एक चीज़ तो क्लियर होती है, ये उस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है जो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, ये हमारे इन्वेस्टमेंट पर्पस से होल्ड की गई प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहा है। यू आर राइट। सो व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज? सो लैंड एंड बिल्डिंग। कीप इन माइंड, अभी हम जो भी IAS पढ़ रहे थे, IAS 16, IAS 23, IAS 40, ये सब टैंजिबल नॉन करंट एसेट से रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो टैंजिबल नॉन लैंड्स एंड बिल्डिंग, ठीक है, विच इज हेल्ड बाय द इंटरप्राइजेस, हेल्ड बाय एंटिटी फॉर पर्पज ऑफ, या तो पर्पज क्या है, अर्निंग रेंटल्स या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन। इफ यू होल्ड एनी प्रॉपर्टीज फॉर दिस टू पर्पस, वो क्लासीफाई होती एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। हमको पता है कि अगर कोई बिल्डिंग हमारे बिजनेस पर्पस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो वो कौन से IAS में आती है, उसको IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब हम कुछ एसेट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि वो कौन से IAS में क्लासीफाई होगी। इवन तो वो लैंड एंड बिल्डिंग है, पर वो कौन से IAS में क्लासीफाइड होगी उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लेट्स टेक अ एग्जांपल। सपोज एक बिल्डिंग है, आप उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो। किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो? आपके बिजनेस में यूज़ हो रही है। एज वी नो दैट कि वो कौन से IAS में क्लासीफाई होती है, IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। देन लेट्स टेक एग्जाम्पल, एक लैंड है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, उसके 3 फ्लोर्स हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ग्राउंड फ्लोर मैं अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करती हूँ और उसके ऊपर के 2 फ्लोर्स मैंने रेंट पे दे रखे हैं, जिससे मैं रेंटल इनकम्स के लिए होल्ड कर रखा है मैंने। सो इस एसेट्स को कैसे क्लासीफाई करेंगे? जो आपका बिजनेस पर्पस के लिए है, कौन से पर्पस के लिए है? बिजनेस पर्पस के लिए, वो अंडर IAS 16 क्लासीफाई होगा एज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और जो ऊपर के 2 फ्लोर्स जो आपने रेंटल्स पर्पस के लिए होल्ड कर रखे हैं, वो क्लासीफाई होगा एज पर IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। एम आई क्लियर? ठीक है। सपोज लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग आपने रेंट पे दे रखी है, ये बिल्डिंग आपने रेंट पे दे रखी है, ठीक है, आप उस पे रेंटल इनकम कमा रहे हो। अब आप ये बताओ कि आप इस बिल्डिंग को क्या किस में क्लासीफाई करोगे, IAS 40 और IAS 16। टू अंडरस्टैंड दिस, पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये माइनर सर्विसेज दे रहे हैं साथ में बिल्डिंग के, या मेजर सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। इफ़ दे आर प्रोवाइडिंग माइनर सर्विसेज तो हम इसको IAS 40 में क्लासीफाई करते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और अगर ये कोई मेजर सर्विसेज दे रहे हैं तो हम इसको IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कंसिडर करते हैं। मैम, माइनर सर्विसेज मतलब? लेट्स टेक एग्जाम्पल। माइनर सर्विस, सपोज आपने अपना एक फ्लैट था, उसको आपने रेंट पे दिया, एक बिल्डिंग थी, आपने उसको रेंट पे दिया, तो वहाँ के टेनेंट्स बोलते हैं कि यार आप हमको सिक्योरिटी भी दे दो, या वहाँ पे थोड़ा सा रूटीन मेंटेनेंस सर्विसेज भी दे दो। तो कौन कौन सी सर्विस हो गई? या तो उसने सिक्योरिटी सर्विस दे रहा हो, या फिर मेंटेनेंस सर्विस दे रहा हो, मतलब माइनर्स टाइप की सर्विसेज दे रहा हो, तो वो प्रॉपर्टी किस में क्लासीफाई होगी? वो होगी IAS 40 एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आप क्लासीफाई करोगे। बट सपोज आप वहाँ पे मेजर सर्विसेज दे रहे हो, लाइक, ठीक है, हम PG में रहते हैं तो वो आपको क्या फूड भी दे रहे हैं, ठीक है, वो आपको लॉन्ड्री सर्विस भी दे रहे हैं, ठीक है, वो आपको सिक्योरिटी सर्विस भी दे रहे हैं, ठीक है। आपको सपोज वो जो PG है वो फुली फर्निश्ड है, फर्नीचर की सर्विसेज भी दे रहे हैं। जब आप बहुत सारी क्वांटिटी ऑफ सर्विसेज दे रहे हो या मेजर सर्विसेज दे रहे हो, एट द टाइम
वो वाली प्रॉपर्टी कौन से में क्लासीफाई होगी? वो प्रॉपर्टी क्लासीफाई होगी एज पर IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारी बुक्स में नहीं लिखा है, बट एग्जामिनर विल ट्राई टू टेस्ट योर नॉलेज ऑन दिस कि सपोज एक बिल्डिंग है, आपने उसको रेंट पे दिया है, अलॉन्ग विथ आप कोई सर्विसेज भी दे रहे हैं, तो आपको देखना है कि वो माइनर सर्विसेज दे रहा है कि मेजर सर्विसेज दे रहा है। अगर माइनर है तो वो IAS 40 में क्लासीफाई होगा, अगर वो मेजर है तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्लासीफाई होगा। ठीक है, सपोज आप एक बिल्डिंग होल्ड करते थे, आपने उसको रेंट पे दिया, किसको दिया? स्टाफ को दिया। ठीक है, आप उनसे कंसेंशुअल रेंट ले लेते हो, थोड़ा बहुत रेंट ले लेते हो, आपने अपने स्टाफ मेंबर्स को ही वो रेंट पे दिया है, तो IAS 16 में क्लासीफाई होगा, ना कि IAS 40 में। ये आपका IAS 16 में क्लासीफाई होगा। एम आई क्लियर? ध्यान रखना कुछ कुछ एसेट्स अलग अलग क्लासीफाई होती, जैसे ये रेंट वाली, ये बिजनेस और ये रेंटल्स एंड बिजनेस बोथ की। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लास्ट वन, सपोज एक बिल्डिंग है, ठीक है, आपने उसको बेचा, आपका मेन बिजनेस ही बाय और सेल है। ठीक है, आपका मेन बिजनेस क्या है? बाय और सेल ऑफ बिल्डिंग्स है, आपका मेन बिजनेस ही ये है, तो ये प्रॉपर्टी किस में क्लासीफाई होगी? ये एज पर IAS 2 इन्वेंटरी में क्लासीफाई होगी। किस में क्लासीफाई होगी? एज पर IAS 2 हम इस प्रॉपर्टी को किस में क्लासीफाई करेंगे? इन्वेंट्री में क्लासीफाई करेंगे। एम आई क्लियर? कीप इन माइंड कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, उसका मेन पर्पस टू होल्ड आपका मेन पर्पस क्या है? टू अर्निंग रेंटल्स फ्रॉम इट और प्लस, या फिर आपका कैपिटल एप्रिसिएशन की वजह से आपने होल्ड कर रखा है, तभी वो बिल्डिंग को क्या क्लासीफाई करोगे? IAS 40 के अंदर। कीप इन माइंड हम ऑनर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, लैंडलॉर्ड के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, टेनेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हैं। जो ऑनर है उसकी बुक्स में ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासीफाई होगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या इन्वेंट्री क्लासीफाई होगी, इस पे ही हम डिस्कशन कर रहे हैं। और इन सब में जो ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, जो ऑनर जिस घर में रह रहा है, वो ना ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, ना ही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, वो किसी में भी क्लासीफाई नहीं होती है। एम आई क्लियर? सो अब एक बार इसका हम थ्योरी का पार्ट पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज अ लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड to earn rentals or for capital appreciation. One more thing, आपने कोई लैंड या बिल्डिंग खरीदी, आज आपको उसका पर्पस डिटरमाइन नहीं है कि आप उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं या बेचने के पर्पस के लिए, आपने सिर्फ खरीद रखा है, तो वो प्रॉपर्टी भी, जब आपने कोई प्रॉपर्टी अनडिटरमाइंड फ्यूचर यूज़ के लिए परचेज की होगी, तो वो प्रॉपर्टी भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासीफाई होगी। ये क्लासिफिकेशन ध्यान रखना। अगर रेंटल्स है प्लस या तो रेंटल्स या कैपिटल एप्रिसिएशन है तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगी, पर रेंटल के साथ साथ अगर आप कोई सर्विसेज भी दे रहे हैं तो वो सर्विसेज पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि माइनर सर्विसेज है कि मेजर सर्विसेज है, ऑन द बेसिस आप उसको क्लासीफाई करेंगे अंडर IAS 16 और IAS 40। एम आई क्लियर? ठीक है, कैपिटल एप्रिसिएशन बोथ रेदर देन फॉर यूज बाय द एंटिटी और फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आप उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर रहे हो, क्योंकि ध्यान रखना अगर बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ है तो हमको पता है वो IAS 16 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्लासीफाई होती है। ठीक है, इस नोट्स में मैंने सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको अलग अलग समझाए उन सब का एग्जाम्पल का एक समरी दे दिया है। ठीक है, This could be spare properties rented out to third parties specifically bought in order to profit or gain in value. ठीक है, now we are going to understand accounting treatment. ठीक है, एज वी नो दैट कि हम एसेट को दो तरीके से मेजर करते हैं, फर्स्ट इनिशियल मेजरमेंट करेंगे, देन हम उसका सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पढ़ते हैं। सो IAS 40 बोलता है कि इनिशियली आप इनिशियली उस एसेट्स को किस पे रिकॉर्ड करोगे?
कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे। जैसे हम IAS 16 में कॉस्ट मेजर करते थे, सिमिलरली हम उसकी इनिशियल मेजरमेंट में कॉस्ट को ऐसे ही मेजर करेंगे। कैसे? एज पर IAS 16 हम क्या क्या करते थे कॉस्ट में? हम कॉस्ट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, ऑल दोज कॉस्ट टू ब्रिंग द एसेट्स टू इट्स वर्किंग कंडीशन, जितनी भी कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ एसेट्स में ऐड करते थे, सिमिलरली हम ऐसे ही इसकी कॉस्ट को मेजर करेंगे। ठीक है। नाउ सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में एज यूजुअल दो मॉडल्स हैं, कॉस्ट मॉडल एंड सेकेंड इज फेयर वैल्यू मॉडल। हम IAS 16 में दो मॉडल्स पढ़ते थे, कॉस्ट मॉडल्स एंड रिवैल्यूएशन मॉडल। यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज है, बाकी रिवैल्यूएशन मॉडल और फेयर वैल्यू मोरलेस सिमिलर ही है। रिवैल्यूएशन मॉडल पे भी हम फेयर वैल्यू पे लिखते हैं और फेयर वैल्यू मॉडल पे भी हम फेयर वैल्यू पे ही लिखते हैं। ठीक है। कॉस्ट मॉडल क्या बोलता है? कॉस्ट मॉडल बोलता है कि जैसे आप IAS 16 में एसेट्स को रिकॉर्ड करते थे, आप वैसे ही कॉस्ट मॉडल अप्लाई करोगे। IAS 16 का जो कॉस्ट मॉडल है वैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आप रिकॉर्ड करोगे। कैसे? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन माइनस इम्पेयरमेंट लॉस। हम यही करते थे, IAS 16 में भी यही करते थे। कॉस्ट मॉडल में कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशंस माइनस इम्पेयरमेंट लॉस। ठीक है। हम इस मॉडल पे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज जस्ट सिमिलर है एज पर दी IAS 16 का कॉस्ट मॉडल। ठीक है। फेयर वैल्यू मॉडल क्या बोलता है? फेयर वैल्यू मॉडल बोलता है कि आप एसेट्स को फेयर वैल्यू पे मेजर करोगे। किस पे करोगे? यू हैव टू रीवैल्यू योर एसेट्स टू इट्स फेयर वैल्यू। ठीक है। हम IAS 16 में क्या करते थे? जब भी हम एसेट्स को रीवैल्यू करते थे, जो भी गेन और लॉस आता था वो कहाँ जाता था? गेन आता था तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाता था, लॉस आता था तो हम स्टेटमेंट ऑफ P&L में डालते थे। बट IAS 40 बोलता है कि अगर रीवैल्यू करने से फेयर वैल्यू पे जो भी गेन या लॉस आता है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L। यहाँ पे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का कोई रोल नहीं है। जो भी गेन एंड लॉस आता है वो आप कहाँ डालोगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L में। ठीक है। और थर्ड पॉइंट इज दैट कि इस पे आपने अगर फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई किया है, किसके लिए? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करने के लिए अगर आपने फेयर वैल्यू मॉडल चूज़ किया है तो उस पर डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा। इट मीन्स नो डेप्रीसिएशन। कीप इन माइंड, बहुत सारी चीज़ें IAS 16 में दोनों मॉडल्स में सिमिलर है। तीन चीज़ों का डिफरेंस है। फर्स्ट के फेयर वैल्यू मॉडल पहले वहाँ रिवैल्यूएशन मॉडल के नाम से था, यहाँ फेयर वैल्यू मॉडल के नाम से है। यहाँ पे गेन एंड लॉस कहाँ जाता है? स्टेटमेंट ऑफ P&L में। और IAS 16 में कहाँ जाता था? OCI में या फिर P&L में। और वहाँ पे डेप्रीसिएशन लगता था, यहाँ पे डेप्रीसिएशन नहीं लगता। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में अगर आपने फेयर वैल्यू मॉडल चूज़ किया है तो फेयर वैल्यू मॉडल्स में कौन सा? आप एसेट्स को किस पे वैल्यू करोगे? फेयर वैल्यू पे करोगे। जो भी गेन एंड लॉस आता है वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाता है और इन एसेट्स पे डेप्रीसिएशन नहीं लगता है। ठीक है। अब एक चीज़ समझने की कि कौन सा मॉडल प्रिफरेबल है। मोस्टली प्रिफरेबल फेयर वैल्यू मॉडल होता है। वाई सो? बिकॉज आप एक बात सोचो, आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हेल्ड ही क्यों किया है? आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, हम किसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? विच इज़ हेल्ड बाय द एंटिटी फॉर रेंटल्स। फॉर रेंटल्स। और सेकेंड चीज़ फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है। सो कैपिटल एप्रिसिएशन हमारी फेयर वैल्यू को कहीं ना कहीं शो करता है कि हम उसकी मार्केट वैल्यू को बढ़ने के लिए हमने परचेस कर रखा है। तो वो इसका जो मेजर इम्पैक्ट है वो कौन से मॉडल में दिखता है? वो दिखता है फेयर वैल्यू मॉडल में। ठीक है। सो ये होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हम इनिशियली कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, सब्सिक्वेंट हमारे पास दो ऑप्शंस है, कॉस्ट मॉडल्स और रिवैल्यूएशन मॉडल्स। इज अप टू द यू कि आप कौन सा मॉडल चूज़ करते हैं। IAS 40 ये भी बोलता है कि कौन सा भी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए जो भी मॉडल आपने चूज़ किया है, हर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे वही मॉडल एप्लीकेबल होगा।
ऐसा नहीं है कि आपके 4 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ है तो आप अलग अलग मॉडल्स अप्लाई करोगे, नहीं, आपको एक मॉडल जो आपने चूज़ किया है वो सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल होगा। एम आई क्लियर? सो लेट्स रीड इट्स थ्योरी पार्ट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इनिशियली हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? कॉस्ट। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में हम कॉस्ट मॉडल अगर अप्लाई करेंगे तो जो कॉस्ट मॉडल जो सेम एज IAS 16, कैसा? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन माइनस इम्पेयरमेंट लॉस। इन द फेयर वैल्यू मॉडल आप किस पे एसेट्स को रीवैल्यू करोगे? रीवैल्यू टू इट्स फेयर वैल्यू। जो भी गेन एंड लॉस होगा वो कहाँ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L में, और इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज पे डेप्रीसिएशन नहीं लगता है, सो नो डेप्रीसिएशन। ओके, वंस द मॉडल इज चूजन इट मस्ट बी यूज फॉर ऑल द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि हर प्रॉपर्टीज के लिए आप अलग अलग मॉडल चूज करोगे, ठीक है। नाउ another important topic is transfer. Transfer means, ट्रांसफ़र। सपोज आपने कोई बिल्डिंग है, वो पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्लासीफाई होता था एज पर IAS 16, ठीक है। नाउ क्या हो, किसी रीज़न से वो बिल्डिंग आपके यूज़ में नहीं आ रही है, आपने नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर ली है, तो आप उस बिल्डिंग को अब आप किस में ट्रांसफ़र करना चाहते हो? उस बिल्डिंग को अब आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। किस में ट्रांसफ़र करना चाहते हो? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। पहले वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट थी जो किसके अंदर आती थी? IAS 16 के अंदर। अब उसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हो एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है? एज पर IAS 40, ठीक है। सो किस वैल्यू पे आप अपनी बुक्स में उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लिखोगे? किस वैल्यू पे लिखोगे? ठीक है। तो IAS 40 बोलता है कि आप पहले देखो कि आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कैसे मेजर करोगे। लेट्स टेक कि आप अगर उसको कॉस्ट मॉडल पे लिखते हो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो इसकी करंट कैरिंग वैल्यू है, सपोज इसकी कैरिंग वैल्यू है $10,000, ठीक है। उसकी करंट कैरिंग वैल्यू क्या है? $10,000 है। आप उसी वैल्यू पे उसको ट्रांसफ़र कर दोगे $10,000, तो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस वैल्यू पे लिखाएगी? $10,000। और हमने अभी पढ़ा था कि कॉस्ट मॉडल अगर एप्लीकेबल होगा तो आप वही कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन, देन आप उसको फर्दर डेप्रीशिएट करते जाओगे, ठीक है। सो अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र करना है, हमेशा ध्यान रखना कि आपको चेक करना है कि आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को किस पे मेजर कर रहे हो, कॉस्ट मॉडल पे कि फेयर वैल्यू पे। इट मीन्स दैट सपोज अब जब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, ठीक है, आप उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। आप किस पे ट्रांसफ़र करना चाहते हो उसको? आप उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अब किस पे मेजर करते हो? फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू पे मेजर करते हो। तो अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो कौन से IAS से रूल होता है? 16 से। ये किससे रूल होता है? IAS 40 से। तो अब क्या बोल रहे हैं? अब उसको फेयर वैल्यू पे करना है। तो IAS 40 बोलता है कि आपको पहले ये जो प्रॉपर्टी है उसको फेयर वैल्यू, जिस दिन आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उस दिन की फेयर वैल्यू पे उसको रीवैल्यू करना पड़ेगा। सपोज उस दिन उसकी कैरिंग वैल्यू थी $10 एंड उस दिन उसकी फेयर वैल्यू थी $12, ठीक है। सपोज $20 उसकी फेयर वैल्यू थी। तो जिस दिन आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो उस दिन पहले आप उसको फेयर वैल्यू पे रीवैल्यू करोगे। इट मीन्स आप उस एसेट्स को फेयर वैल्यू पे रीवैल्यू करोगे, और जो भी गेन एंड लॉस आएगा, सपोज इसमें कितना गेन आया? $10 का जो गेन है वो एज पर IAS 16 एज पर, क्योंकि अभी तक तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तो जब तक वो प्रॉपर्टी प्लांट, जिस दिन उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो उस दिन उसको एसेट्स को रीवैल्यू करो फेयर वैल्यू पे, और उस दिन जो गेन एंड लॉस आएगा वो एज पर IAS 16 ट्रांसफ़र होगा। अगर गेन है तो कहाँ जाएगा? अदर कॉम्प्रिहेंसिव में रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से। अगर लॉस होगा तो कहाँ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ P&L। और हमारी बुक्स में
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस वैल्यू पे दिखाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी $20। फिर अब हर साल देखते जाओ कि नेक्स्ट ईयर उसकी फेयर वैल्यू कितनी आ रही है, जो भी गेन एंड लॉस है वो कहाँ चला जाएगा, एज पर IAS 40 कहाँ जाएगा, इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट ऑफ P&L। एम आई क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखना है जिस दिन आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उस दिन देख लो कि आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कैसे वैल्यू कर रहे हो। कॉस्ट मॉडल पे कर रहे हो तो आप एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर दो। अगर आप फेयर वैल्यू पे कर रहे हो तो आप पहले उस एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लाओ और जो भी गेन एंड लॉस है वो एज पर IAS 16 ट्रांसफ़र करो। देन वो वैल्यू हमारी बुक्स में अब एसेट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस वैल्यू पे आ जाएगी, उसकी फेयर वैल्यू पे। ये तो बात हुई कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से हमने इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र किया। अब उल्टा भी तो हो सकता है, सपोज हमने पहले हमारी कोई बिल्डिंग का यूज़ नहीं था, वो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी। फिर क्या हुआ, अब हमको उस बिल्डिंग को, अब पहले हम रेंट पे देते थे, अब हमको उस बिल्डिंग की यूज़ हमारे बिजनेस पर्पज़ के लिए हो गया, तो हमने क्या किया, उसको बिजनेस में ट्रांसफ़र किया। तो हमने क्या ट्रांसफ़र किया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ट्रांसफ़र किया। तब भी IAS 40 बोलता है कि आप तो यही देखो कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मेजर आप कैसे कर रहे हो, आपको किसमें आपको, अगर हम बात कर रहे हैं ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, तो आपको सिर्फ देखना है कि आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को किस पे मेजर कर रहे हो। चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में ट्रांसफ़र हो रहा हो या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र हो रहा हो, आपको देखना यही है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आप कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो। सपोज आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पर रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे तो सिमिलरली सपोज यहाँ पे उसकी वैल्यू थी, कैरिंग वैल्यू $10, तो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कितने डॉलर से आ जाएगी, $10। आपकी बुक्स में अब पहले जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नाम से आ रही थी, अब वो किस नाम से आएगी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, और वो कौन सी वैल्यू पे आएगी, $10। सेम अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, आपने उसको ट्रांसफ़र करना है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पर, आप कौन सा मॉडल फॉलो कर रहे हो बुक्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को लिखने का, फेयर वैल्यू मॉडल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, IAS 40 बोलता है कि पहले आप इसको जिस दिन आपको ट्रांसफ़र करना है उस दिन एसेट्स को रीवैल्यू करो इट्स फेयर वैल्यू पे। इट मीन्स दैट जिस दिन हमको ट्रांसफ़र करना है, सपोज हमारी बुक्स में कैरिंग वैल्यू थी $100 और उस दिन उसकी फेयर वैल्यू थी $120। सपोज प्रॉफिट नहीं लेते, हम लॉस में लेते हैं, सपोज उसकी फेयर वैल्यू थी $90, तो जिस दिन आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो आप एसेट्स को रीवैल्यू करो किस पे, उसकी फेयर वैल्यू, किस पे रीवैल्यू करना है, उसकी फेयर वैल्यू पे उसको रीवैल्यू करो और ट्रांसफ़र करो। तो जब हमने रीवैल्यू किया तो हमको क्या आया, हमको रीवैल्यूएशन, जब हमने रीवैल्यूएशन किया तो हमने उसको फेयर वैल्यू पे रीवैल्यू किया तो हमको रीवैल्यूएशन, हमको लॉस आया, हमको क्या आया, हमको लॉस आया। अब ये लॉस कहाँ जाएगा, एज पर IAS 40 आप स्टेटमेंट ऑफ P&L में डालोगे, चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, वो कहाँ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L में, क्योंकि जिस दिन आप ट्रांसफ़र कर रहे हो उस दिन आप उसको रीवैल्यू कर रहे हो, तो वो अंडर जिस IAS 40 होगी, देन आप उसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो अब वो हमारी बुक्स में किस प्राइस पे आएगा, $90। किसके अंदर हेड आएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आई थिंक इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि हमको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का देखना है कि हम उसको कैसे मेजर कर रहे हैं, कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं या फेयर वैल्यू मॉडल कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आप उसको ट्रांसफ़र करना। एम आई क्लियर? दैट्स ऑल अबाउट द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब हम इसके प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। हम IAS 16, IAS 23 और IAS 40 इन तीनों के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो के वही वीडियो बनाएंगे, स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे दिट्स ऑल अबाउट द थ्योरी पार्ट ऑफ IAS 40। मैंने अपने नोट्स में आपको बहुत सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू भी, ये चार्ट्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये चार्ट्स इसलिए बनाए हैं ताकि जब एग्ज़ाम में हम रिवीजन करें तो बहुत क्विकली रिवीजन हो जाए, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय, डू प्रैक्टिस, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी, बाय बाय।